नमस्कार सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हो गया है 14 जुलाई, जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है कि करके जानेंगे। अफगानिस्तान वायुसेना ने एक बड़ी कार्रवाई हमले में करीब 40 तालिबानों को मार गिराया है। बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। जी हाँ, वायुसेना ने की है बड़ी कार्रवाई। दूसरी बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे। तो दोस्तों चीन के विदेश मंत्री वांग सी से मिले एस जयशंकर। अफगानिस्तान और लद्दाख के मुद्दों पर होगी अहम बैठक। जी हाँ, ये भी आपको बताएंगे। इस बीच तीसरी बड़ी अपडेट, तालिबान की तुर्की को धमकी, अफगानिस्तान से निकालो अपने सैनिकों को। जी हाँ, बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। तुर्की को सीधा सीधा धमकी दे दी अफगान ने ही, तालिबान ने ही। इस बीच चौथी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। नेपाल में शेर बहादुर द्वितीय प्रधानमंत्री नियुक्त हुए। जहाँ केपी शर्मा ओली ने दिया इस्तीफा। बड़ी खबर निकल के आ रही है। नए प्रधानमंत्री वो भी आपको बताएंगे। इस बीच अमेरिका और कनाडा के बाद लंदन की बारी। कुदरत के कहर से कैसे बचेंगे पश्चिमी देश, तो सब कुछ खबर एक एक करके विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश कोविड-19 से लड़ने में पीएम मोदी सफल हुए और देश की विदेश नीति भी पूरी तरीके से चीन और पाकिस्तान को करारा जवाब पीएम मोदी के नेतृत्व में मिलेगा, तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। अफगानिस्तान वायुसेना ने एक बड़ी कार्रवाई में हवाई हमले के दौरान करीब 40 आतंकियों को ढेर किया है। जी हाँ, बड़ी अपडेट अफगानिस्तान से निकल के आ रही है। दरअसल अफगान के रक्षा मंत्रालय ने सोमवार को बताया है कि अफगान वायुसेना ने एक बड़ी कार्रवाई में हवाई हमलों के दौरान करीब 40 तालिबान आतंकियों को मार गिराया है। मंत्रालय ने बताया है कि दक्षिणी हेलमंद प्रांत में युद्धक विमानों ने गार्म सर जिले में आतंकवादियों को निशाना बनाया है। इस कार्रवाई में कम से कम 14 आतंकियों की मौत हो गई है, जिनमें तालिबान के डिप्टी कमांडर मायालवी हिजरत शामिल है। आपको बता दें कि अफगानिस्तान में जैसे जैसे तालिबान के कदम आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे उनका मुकाबला अफगान सेना में ज़बरदस्त होता जा रहा है। रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि हेलमंद प्रांत में मारा गया मालवाबी हिजरत तालिबान सारा केटा और गार्मसर जिले की रेड यूनिट की डिप्टी कमांडर भी है। इसके अलावा पश्चिमी निमरोज प्रांत के डेलाराम जिले में हुए हवाई हमले में 20 तालिबानी आतंकी मारे गए हैं, जबकि 35 अन्य घायल हो गए हैं। यहाँ पे अफगान वायुसेना ने तालिबान के उन ठिकानों पर हमले किए थे जहाँ पे ये आतंकी छिपे थे। रक्षा मंत्रालय की तरफ से बताया गया कि अफगान वायुसेना ने पूर्वी कापिशा प्रांत के टगव जिले में तालिबान के ठिकानों पर हमले किए थे, जिनमें 6 आतंकी मारे गए और करीब 5 अन्य घायल हो गए हैं। तो ये ताबड़तोड़ सेना अफगान की कार्रवाई में चलते हैं। अगले अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों फिलहाल चीन के विदेश मंत्री वांग ई से मिलेंगे एस जयशंकर। अफगानिस्तान और लद्दाख मुद्दे पर होगी बातचीत। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर अपने चीनी समकक्ष और स्टेट काउंसलर वांग ई से दुशांबे में एससीओ विदेश मंत्रियों की बैठक में मुलाकात करने वाले हैं। और इस दौरान दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच अफगानिस्तान में सुरक्षा की स्थिति पर चर्चा करने और पूर्वी लद्दाख में तेजी से तनाव कम करने को लेकर बातचीत की जाएगी। भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर आज तजाकिस्तान के दुशांबे के लिए रवाना हुए हैं। वहीं उज्बेकिस्तान में दक्षिणी और मध्य एशिया के बीच संपर्क एक अंतर्राष्ट्रीय बैठक में भी एस जयशंकर हिस्सा लेंगे। आपको बता दें कि जिस तरीके से टकराहट लद्दाख में बढ़ रही है, कहीं न कहीं अपने आप में भारत और चीन के विदेश मंत्रियों की बैठक बेहद महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अगली अपडेट ले लेते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें, तालिबान के बढ़ते प्रभाव से तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान भी पूरी तुर्कमेनिस्तान भी परेशान हो उठे हैं। अफगानिस्तान के उत्तरी इलाकों में जैसे जैसे तालिबान का दखल बढ़ रहा है, मध्य एशियाई देशों की सरकारें अपनी दक्षिणी सीमाओं पर चौकसी बढ़ाने को लेकर तेजी से कदम उठाने लगी हैं। ऐसे कई घटनाएं हो चुकी हैं जब सैकड़ों की संख्या में अफगानिस्तान हुकूमत के सैनिकों ने तालिबान के हमलों से जान बचाने के लिए तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान की तरफ से जाकर पनाह ली है। पर्यवेक्षक इस बात की संभावना से इनकार नहीं कर रहे हैं, तालिबान अफगानिस्तान की बागडोर एक बार फिर से संभालने वाला है। चिंताएं इस बात को लेकर भी है कि वो अन्य चरमपंथी गुट मध्य एशिया में नया ठिकाना बना सकते हैं। कई विशेषज्ञों का कहना है कि पिछले साल अमेरिका तालिबान के बीच हुए समझौते के बावजूद अफगानिस्तान के भीतर शांति प्रक्रिया के वापस पटरी पर लौटने की संभावना कमज़ोर दिखाई दे रही है।
अगली अपडेट भी ले लेते हैं। तो दोस्तों बड़ी खबर, तालिबान की तुर्की को धमकी, अफगानिस्तान से निकालो अपने सैनिकों को। जी हाँ, तालिबान अफगानिस्तान के विभिन्न हिस्सों पर तेजी से कब्जा जमा रहा है और इस बीच अमेरिका की वापसी के बाद अफगानिस्तान में सैनिकों की तैनाती को लेकर तालिबान ने तुर्की को चेतावनी दे दी। अफगानिस्तान में सैन्य बलों की तैनाती करने के दौरान तुर्की के फैसले को तालिबान ने निंदनीय बताया है। दरअसल एफबी के मुताबिक विदेश मंत्री विदेशी सैनिकों की रवानगी के बाद काबुल एयरपोर्ट की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेने पर तुर्की को तालिबान ने यह धमकी दी और जारी बयान में तालिबान ने कहा कि तुर्की ने गलत सलाह पर फैसला लिया। यह हमारी संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता का उल्लंघन है और हमारे राष्ट्रीय हितों के खिलाफ है। तुर्की के राष्ट्रपति रेशप तैयब एर्दोगान 9 जुलाई को कहा था कि तुर्की और अमेरिका इस बात पर सहमत हैं कि अफगानिस्तान से विदेशी सैनिकों की वापसी के बाद काबुल एयरपोर्ट की सुरक्षा की जिम्मेदारी तुर्की बलों की होगी। तुर्की ने काबुल एयरपोर्ट को सुरक्षा मुहैया कराने का वादा किया है और इसमें अमेरिका और तुर्की के बीच अच्छे रिश्ते के तौर पर देखा जा रहा है। अगले अपडेट लेते हैं। नेपाल में शेर बहादुर देउवा प्रधानमंत्री नियुक्त, लेकिन आपको बता दें केपी शर्मा ओली का इस्तीफा। दरअसल बड़ी खबर निकल के आ रही है, नेपाल में पिछले 2 सालों में सियासी घमासान लगातार मचा हुआ है, जो कि कब खत्म होगा कुछ कहा नहीं जा सकता है। नेपाल की राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी ने शेर बहादुर देउवा को देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया है, जो नेपाली कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। नेपाली सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि शेर बहादुर देउवा को 2 दिनों के अंदर देश का नया प्रधानमंत्री बनाया जाए, जिसके बाद केपी सिंह ओली ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। रिपोर्ट्स है कि शाम 6 बजे शेर बहादुर नेपाल के अगले प्रधानमंत्री पद के लिए कल शाम को उन्होंने शपथ भी ले लिया है, जो कि अपने आप में बेहद बड़ी खबर निकल के आई। अगली अपडेट ले लेते हैं। तो दोस्तों आपको बता दें, अमेरिका में प्रचंड धूप से हाहाकार, झुलसे पक्षियों के पंख, कनाडाई समुद्र में पानी उबलने से करोड़ों जीव मरे। जी हाँ, दरअसल अमेरिका में भयानक गर्मी और धूप की वजह से लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा खामियाजा मासूम जीवों को भुगतना पड़ रहा है। सैकड़ों पक्षियों के पंख गर्मी की वजह से झुलस गए हैं, तो सैकड़ों पक्षी गर्मी की वजह से मारे जा चुके हैं। कनाडा में भीषण गर्मी और धूप की वजह से समुद्र की बात करें तो वहाँ पर धूप की वजह से समुद्र का पानी उबलने लगा है, जिसमें करोड़ों सेशल्स मारे गए हैं। इस बीच स्काई न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका में भीषण गर्मी की चपेट में आकर बेबी बर्ड्स के पंख झुलस रहे हैं। सैकड़ों बेबी बर्ड्स मारे गए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक घोंसले में रहने वाले पक्षियों के छोटे छोटे बच्चों की भी हालत पूरी तरीके से ख़राब हो गई है और हालत वहाँ पर लोगों के मरने तक भी बन चुकी है। तो ये है ग्लोबल वार्मिंग दोस्तों। ये कहीं ना कहीं तरीके से वार्निंग भी हम इसे समझ सकते हैं। अगर दुनिया इसी तरीके से ग्लोबल वार्मिंग को लेकर फिक्रमंद ना हुई सरकारें, तो आने वाले समय में इस तरीके की गर्मी, अचानक ठंडी ये देखने को मिलती रहेगी। अगली अपडेट ले लेते हैं। दुनिया भर में तेज़ी से फैल रहा डेल्टा वेरिएंट, लगातार बढ़ रहे संक्रमण और मौत के मामले, WHO के प्रमुख का बड़ा बयान। कोरोना वायरस के डेल्टा वेरिएंट को लेकर विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने चिंता व्यक्त की है। WHO प्रमुख टेड्रोस एडनॉम घेब्रेयेसस ने कहा है कि डेल्टा वेरिएंट तेज़ी से दुनिया भर में फैल रहा है। इस बीच जिसके कारण संक्रमण और होने वाली इसमें मौतों के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। उन्हें चेतावनी देते हुए कहा है कि वायरस दुनिया के 104 देशों में फैल चुका है और जल्द ही इसके पूरे देश में फैलने की आशंका भी है। सोमवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि पिछले सप्ताह वैश्विक स्तर पर कोरोना के बढ़ते मामलों में लगातार चौथे सप्ताह बढ़ोतरी दर्ज की गई। उन्होंने आगे कहा कि संगठन के 6 क्षेत्रों में से भी एक कोरोना के मामलों में वृद्धि देखी गई है। उन्होंने चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि लगातार 10 सप्ताह की गिरावट के बाद मौतों की संख्या एक बार फिर से बढ़ रही है। अगली अपडेट लेते हैं। तो दोस्तों बड़ी खबर निकल के आ रही, भारत के समर्थन में पहली बार तालिबान का बड़ा बयान, पाकिस्तान की तानाशाही मानने से इनकार कर दिया है। अफगानिस्तान में तालिबान लगातार पांव पसार रहा है, लेकिन धीरे धीरे तालिबान ने पाकिस्तान को झटका देना भी शुरू कर दिया है। तालिबान राज में अफगानिस्तान में मनमानी का सपना देख रहे पाकिस्तान को तालिबान ने बड़ा झटका दिया है और तालिबान के बढ़ते प्रभाव के बीच भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत हुई है। तालिबान ने कहा है कि पाकिस्तान में हमें भारत के खिलाफ इस्तेमाल नहीं कर सकता। अफगानिस्तान में भारत की कूटनीतिक पहल धीरे धीरे रंग ला रही है। तालिबान ने कहा है कि वो पाकिस्तान की मर्जी के मुताबिक काम नहीं करने वाला है और उनके किस देश से क्या संबंध होंगे इसका फैसला पाकिस्तान नहीं कर सकता है। तहरीक-ए-तालिबान के इस बयान ने भारत की कई चिंताओं को कम कर दिया है। हालांकि तालिबान ने भारत से
तटस्थ रहने की अपेक्षा भी व्यक्त की है। अगली अपडेट लेते हैं दोस्तों। बड़ी खबर आई, यूएस चीफ की फिसली जुबान, जापानियों को बता दिया चीनी। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओएस के अध्यक्ष थॉमस बाक ने पिछले सप्ताह टोक्यो पहुंचने के बाद मंगलवार को पहली बार सार्वजनिक तौर पर उपस्थिति दर्ज कराई, लेकिन इस दौरान अपने संबोधन में उनकी जुबान फिसल गई और वो अपनी जापानी लोगों के बजाय चीनी लोगों का जिक्र कर गए थे। बाद में बाक ने हालांकि तुरंत ही अपनी गलतियों को भी सुधारा। बाक ने यहाँ पहुँचने के बाद पहले 3 दिन मध्य टोक्यो में एक पांचारा होटल में बिताए। टोक्यो पहुंचने पर प्रत्येक व्यक्ति की तरह कुछ दिनों तक उनकी गतिविधियों भी बेहद सीमित रही। उनका पहला पड़ाव आयोजन समिति का मुख्यालय था, जहां उन्होंने 1 साल बाद दर्शकों के बिना आयोजित किए जा रहे खेलों के बारे में अपनी बात रखी। टोक्यो में कोविड-19 के मामले बढ़ने के कारण आपातकाल लागू है, इसलिए आयोजकों ने स्थानीय दर्शकों को भी स्टेडियम से दूर रखने का फैसला किया है। अगली अपडेट तो दोस्तों, बाबा रामदेव 5 लाख रोजगार दिए। जो रिसर्च भारत सरकार न कर पाई वो पतंजलि ने कर दिया है। मंगलवार को बाबा रामदेव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दावा किया कि पतंजलि ने वो रिसर्च कर दिखाया है जो भारत सरकार भी नहीं कर पाई है। साथ ही योग गुरु बाबा रामदेव ने 5 लाख रोजगार देने का भी वादा किया है। बाबा रामदेव ने दावा करते हुए कहा है कि योग और आयुर्वेद की दुनिया में जो रिसर्च भारत सरकार के साथ दुनिया भर की संस्थाएं नहीं कर पाई वो पतंजलि ने कर दिखाया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि हमने 2 लोगों के साथ हरिद्वार में योग सिखाना शुरू किया था, लेकिन आज 200 देशों में 200 करोड़ से ज़्यादा लोग योग कर रहे हैं। इसके साथ ही हम न जाने कितने लोगों को रोज़गार दिए हैं। 5 से 10 लाख लोगों को आने वाले समय में फिर से रोजगार देंगे। हम चलते हैं अगले अपडेट। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में आतंकी हमला, आर्मी कैप्टन समेत 12 जवानों की मौत, बंधक भी बनाया गया है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तानी सेना पर आतंकी हमला हुआ है। इस हमले में पाकिस्तानी सेना के कैप्टन अब्दुल वासिफ समेत 12 जवानों की मौत हो गई है, जबकि 15 जवान घायल बताए जा रहे हैं। बताया ये भी जा रहा है कि आतंकियों ने कुछ जवानों को बंधक भी बना लिया है। इससे पहले के पीछे तहरीक तालिबान पाकिस्तान TTP को जिम्मेदार माना जा रहा है। जानकारी के मुताबिक पाकिस्तानी सेना की ओर से खुर्रम इलाके में TTP के आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन चलाया जा रहा था। इस दौरान TTP के आतंकियों ने हमला कर दिया था। इस मिशन को कैप्टन अब्दुल वासिफ खान ने लीड कर रहे थे। पाकिस्तानी सेना पर यह हमला हंगू में हुआ है। बताया जा रहा है कि आतंकियों ने 6 टेलीकॉम ऑपरेटर्स को बंधक बना लिया है। इन्हीं हाफिज़ दौलत खान ने बंधक बनाया है। ये इस तरीके की बड़ी खबर निकल के आ रही है। अब आप समझिए, पाकिस्तान में आतंकिस्तान जिसे कहा जाता है वो अपने आप में ही घिरते चले जा रहे हैं और आर्मी कैप्टन समेत 12 जवानों की मौत हुई है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में आतंकी हमला हुआ है। अगली अपडेट, CRPC, IPC व EA में बड़े पैमाने पर फेरबदल करने जा रही मोदी सरकार, अमित शाह का नया प्लान। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि नरेंद्र मोदी सरकार क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इंडियन पेनल कोड और इंडियन एविडेंस एक्ट में फेरबदल चाहती है। ये बात उन्होंने सोमवार 12 जुलाई 2021 गुजरात के गांधीनगर में नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटीज़ के सेंटर फॉर एक्सलेंस फॉर रिसर्च एंड एनालिसिस ऑफ नारकोटिक्स ड्रग्स एंड उद्घाटन पर कहा। वो बोल कि 3rd डिग्री टॉर्चर के दिन जब अब आ चुके हैं और पुलिस की जांच पड़ताल में वैज्ञानिक सबूत साक्ष्य आधार होना चाहिए। उनके मुताबिक केंद्र सरकार CRPC, IPC और IEA को आधुनिक बनाने और आज के समय की ज़रूरत के हिसाब से करने के लिए उनमें बदलाव लाने पर योजना बनाया जा रहा है। बकौल शाह, भारत सरकार एक बहुत बड़ा संवाद कर रही है। हम CRPC, IPC और एविडेंस एक्ट तीनों में अमूलचूल परिवर्तन करना चाहते हैं और कलबहियाँ हो गई हैं और इन चीज़ों को निकाल कर आज की चुनौतियों को सामना करने के लिए हम नई धाराएं जोड़ना चाहते हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि 3rd डिग्री टॉर्चर के दिन अब जा चुके हैं। पुलिस की जांच पड़ताल में वैज्ञानिक सबूत साक्ष्य आधार होना चाहिए। तो इस तरीके से कुछ चीज़ों में बदलाव लाया जा रहा है। अगली अपडेट, मध्य प्रदेश में भी उठी जनसंख्या कानून की मांग। बिहार में मंत्री बोले 2 से अधिक बच्चे हों तो न लड़ने दे पंचायत चुनाव। यूपी सरकार द्वारा पेश की गई नई जनसंख्या नीति के बाद अलग अलग राज्यों में इस विषय पर बहस शुरू हो गई है। यूपी के पड़ोसी राज्य बिहार में अप टू चाइल्ड पॉलिसी जैसी सुविधाओं को लागू करने की मांग उठ रही है। बिहार सरकार में पंचायती राज्य मंत्री चौधरी सम्राट ने मांग की है कि जिनके 2 बच्चे से अधिक हैं
उन्हें पंचायत चुनाव नहीं लड़ने दिया जाना चाहिए। सम्राट चौधरी का कहना है कि नगर निकाय की तर्ज पर ये सुविधा ग्राम निकायों में भी लागू होनी चाहिए। मंत्री की मांग है कि इनको लेकर कानून बनाने चाहिए। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि इस बारे में पंचायत चुनाव में ऐसा हो पाना संभव नहीं है। आपको बता दें कि हाल ही में यूपी में नई नीति यानी पॉलिसी लागू की गई है, तब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी इस मुद्दे पे उठाया था। लेकिन आपको बता दें कि अब तेज़ी के साथ जनसंख्या नियंत्रण की बात हर जगह हो रही है। अगले अपडेट लेते हैं दोस्तों, बड़ी खबर, सियासी हलचल हुई तेज। जी हाँ, आपको बता दें राहुल गांधी से मुलाकात की है प्रशांत किशोर ने, बेहद बड़ी खबर निकल के आ रही है। प्रियंका और पंजाब प्रभारी हरीश रावत भी रहे मौजूद। दरअसल चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने मंगलवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से दिल्ली स्थित उनके आवास पर मुलाकात की है। कुछ महीनों पहले पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने प्रशांत किशोर को अपना प्रधान सलाहकार नियुक्त किया था। अब इसके बाद किशोर ने विधायकों और अधिकारियों के साथ बैठकें की थी। माना जा रहा है कि मंगलवार दोपहर चली लगभग 2 घंटे की इस बैठक में पंजाब चुनाव पर चर्चा हुई है। इस बैठक में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के साथ हरीश रावत और केसी वेणुगोपाल भी मौजूद थे। जानकारी के मुताबिक प्रियंका गांधी को लखनऊ जाना था, लेकिन उनका लखनऊ का दौरा 2 दिन के लिए टल गया था। सूत्रों की माने तो पंजाब को लेकर पार्टी में कुछ बड़े फेरबदल हो सकते हैं। इससे पहले प्रशांत किशोर कैप्टन अमरिंदर सिंह से मिले थे। प्रशांत किशोर राजनीतिक पार्टियों के लिए चुनावी रणनीति तैयार करते हैं और इससे पहले वो पश्चिम बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी के लिए रणनीतिकार के तौर पर काम कर रहे हैं। ये उनकी रणनीति का ही नतीजा है कि टीएमसी को 213 सीटें मिली हैं, वहीं बीजेपी की 77 सीटें हैं। तो अब देखने की बात होती है राहुल गांधी से मिलने पर आखिर विपक्ष की क्या रणनीति आगे होती है। अगली अपडेट लेते हैं दोस्तों, बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जहां पर 2.5 महीने बाद आजम खान को हॉस्पिटल से मिली छुट्टी। पत्नी बोली वो ठीक नहीं, जेल क्यों भेजे जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान को 2.5 महीने बाद हॉस्पिटल से छुट्टी मिल गई है। 30 अप्रैल को आजम खान की कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद 1 मई को उन्हें लखनऊ के मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। करीब 2.5 महीने चले इलाज के बाद मंगलवार को आजम खान को छुट्टी मिल गई है। हॉस्पिटल की ओर से जारी बुलेटिन में कहा गया है कि आजम खान के और उनके बेटे दोनों अब स्वस्थ हैं, लेकिन आजम की पत्नी का कहना है कि वो अभी ठीक नहीं है, तो उन्हें जेल क्यों भेजा जा रहा है। आजम खान के लखनऊ की सीतापुर जेल में बंद थे। अप्रैल के आखिरी में उनकी तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। कोरोना की जांच की गई तो उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। हालात बिगड़ी तो उन्हें और उनके बेटे मोहम्मद अब्दुल्ला को मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। तो ये हालत हो चुकी है। बड़ी खबर इतना ही, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से। इस वीडियो इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।